गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं खुशबू सिंह आज की वीडियो में कक्षा 9 के लिए गृह कार्य व्यवस्था लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसे आप सभी पढ़ेंगे। और जो टॉपिक है वो है गृह कार्य व्यवस्था। यहाँ पे गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ जानेंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा, पिछला लेसन आपका था गृह व्यवस्था का अर्थ। व्यवस्था में गृह कार्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। जबकि इस वीडियो में, आज की वीडियो में आप गृह कार्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। गृह कार्य व्यवस्था का आशय है घर के सभी कार्यों का व्यवस्थित रूप देना। घर के सभी कार्यों का व्यवस्थित रूप होना ही गृह कार्य व्यवस्था कहलाता है। जैसे भोजन संबंधी कार्य हुए, वस्त्रों से संबंधित कार्य हुए और घरेलू अन्य कार्य हुए, उनकी जो प्रक्रिया होती है वो व्यवस्थित होती है, विधिवत होती है, जिनका रूपरेखा तैयार किया जाता है, सिस्टम तैयार किया जाता है और उसी से स्टेप बाय स्टेप कार्य को संपन्न किया जाता है। हर घर में, प्रत्येक घर में कार्य होते हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप उसको लोग नहीं दे पाते। और इस गृह कार्य व्यवस्था के द्वारा इसका अध्ययन करके व्यवस्थित रूप देके घर की कार्य व्यवस्था को सुनियोजित, संगठित किया जा सकता है। बच्चों, आपका लेसन है कार्य व्यवस्था और यहाँ पे हम गृह कार्य व्यवस्था पढ़ेंगे, यानी घर की कार्य की व्यवस्था पढ़ेंगे। घर के कार्य की व्यवस्था क्या है? सभी पहलुओं का, घर के जितने भी कार्य होते हैं उनका व्यवस्थित अध्ययन करके नियम के जरिए उसको योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा कार्य को संपन्न करना ही गृह कार्य व्यवस्था कहलाता है। ये गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ है। यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं गृह कार्य व्यवस्था के तत्व। गृह कार्य व्यवस्था के कितने तत्व होते हैं? गृह कार्य व्यवस्था के तत्व। बच्चों, तत्व मतलब होता है अर्थात जिसपे आपका घर की कार्य व्यवस्था टिका, वो क्या है? सबसे पहले बच्चों जान लेते हैं परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा कार्य को विभाजित करके कार्य को संपन्न करना। कार्य को संपन्न करना। बच्चों, यहाँ पे जो तत्व हैं उन तत्वों में परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे, जिनके द्वारा कार्य का विभाजन करके घर के सभी कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। ये क्या है? तत्व है। घर की कार्य व्यवस्था को संपन्न करने के लिए जिन तत्वों को शामिल किया जाता है, उन तत्वों में परिवार के सदस्य एक महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिनके द्वारा कार्य को विभाजित करके और कार्य संपन्न किया जा सकता है। लेकिन इसमें शर्त होनी चाहिए कि जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल है, जिसके पास जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, उसी के अनुसार उसको कार्य दिया जाए। फिर अगर
ऐसा हो रहा है, यदि ऐसा हो रहा है तो कार्य सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित रूप से संपन्न होगा। अगला तत्व देख लेते हैं। कार्यों में नियंत्रण। कार्यों में नियंत्रण। बच्चों, किसी कार्य को करने से पहले योजना बनाई जाती है, प्लानिंग बनाया जाता है, नियोजन किया जाता है कि इस कार्य को हमें संपन्न करना है। तो परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा उस कार्य को करने का जो योजना है, जो नियोजन किया जाता है, उसमें एक मेन होता है, मुखिया होता है। गृहिणी को ही ले लीजिए, तो कार्य संपन्न शुरू होने के बाद से बीच में नियंत्रण का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि कार्य को नियंत्रित करके न किया जाए, बीच में देख रेख न की जाए, तो फिर कार्य जरूरी नहीं है कि हर पहलू से सफल होगा। इसलिए नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। जो तत्व है गृह कार्य व्यवस्था के, जो तत्व है उसमें दूसरा तत्व होता है कार्य में नियंत्रण। यानी कार्य जो भी हो रहा है प्लानिंग के साथ पहले शुरू किया गया है, उसमें बीच में कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इस कंट्रोलिंग के जरिए, कंट्रोल के जरिए, नियंत्रण के जरिए कार्य को अच्छा रूप दिया जा सकता है। अगला तत्व देख लेते हैं। जो गृह कार्य व्यवस्था के तत्व है उसमें अगला तत्व होता है श्रम तथा समय का उचित उपयोग। श्रम तथा समय का उचित उपयोग। बच्चों, गृह व्यवस्था हो या गृह की कार्य व्यवस्था हो, सब में श्रम की बचत को महत्व दिया गया है। समय को ध्यान में रख के और कार्य को संपन्न किया जाता है। तो इसमें जो गृह कार्य व्यवस्था है उसके तत्व में श्रम तथा समय का उचित उपयोग। जो भी हमें समय मिला है, जो हमारे पास शक्ति है, उसका उचित उपयोग करें, सदुपयोग करें। यदि ऐसा होता है तो हम गृह कार्य व्यवस्था का उचित रूप दे सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसका फल जो है उचित के बजाय अनुचित होगा, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, लाभदायक नहीं होगा। तो जो तत्व है उसमें से श्रम तथा समय का उचित उपयोग भी एक प्रकार का तत्व है। इसको ध्यान में रख के यदि कार्य किया जाता है तो हमारा कार्य सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से संपन्न होगा। अगला देख लेते हैं। अगला कार्य व्यवस्था के, गृह कार्य व्यवस्था के तत्वों में अगला तत्व देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है। बच्चों, गृह कार्य व्यवस्था के जो तत्व हैं उसमें जो अगला तत्व है कार्यों का मूल्यांकन। हम कार्य को सभी परिवार के सदस्यों के रुचि के अनुसार, शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार विभाजित करके कार्यों में नियंत्रण के साथ पूरा करते हैं। पूरा करने के पश्चात उसका मूल्यांकन भी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को संपन्न करने के लिए नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन उसका पूरा आधार होता है, उसका तत्व होता है। उसके बिना कोई भी व्यवस्था संपन्न नहीं होता। तो कार्य व्यवस्था में भी योजना के तहत परिवार के सदस्यों के बीच कार्यों का विभाजन करते हुए, कार्य का नियंत्रण करते हुए कार्य को संपन्न किया जाता है। फिर से उन कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। ये क्या है, गृह व्यवस्था का एक तत्व है। इसके जरिए मूल्यांकन करके देखा जाता है कि कार्य
उचित रूप से हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो आगे के कार्यों में जो त्रुटियां रह गई हैं उसको सुधारते हुए कार्य को पूरा किया जाता है। इस तरह से जो गृह कार्य व्यवस्था के तत्व हैं, ये 4 तत्व होते हैं जिनके द्वारा गृह कार्य व्यवस्था संपन्न होता है। यहाँ पे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एक परिवार में जो घर के कार्य होते हैं, जो घरेलू कार्य होते हैं, उसको संपन्न करने के लिए प्लानिंग के साथ योजना के तहत कार्य को शुरू करना चाहिए। उसमें परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके रुचि और क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार कार्यों का विभाजन किया जाना चाहिए। विभाजन के फलस्वरूप उसमें जो कार्य कुशल हो, जो भी कार्य संपन्न हो रहा है उसमें जो पूर्ण रूप से जानकार हो, जिनके पास पूरी क्षमता है, उस कार्य को संपन्न करने के लिए उसे नियंत्रण भी किया जाना चाहिए। बीच बीच में देखना चाहिए कि कार्य सफल तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद से कार्य संपन्न होने के पश्चात कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। और इस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखे रहना चाहिए कि श्रम और समय की बचत ये एक मुख्य तत्व है गृह कार्य व्यवस्था के। तो इसी के साथ जो गृह कार्य व्यवस्था के तत्व हैं वो पूरे हो रहे हैं। आगे हम पूरे हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों हम गृह व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे जान लेते हैं कि गृह कार्य व्यवस्था को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, बच्चों गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहले जो कारक है वो है गृह कार्यों की समुचित योजना, यानी इसको पहले हम समझ लेते हैं फिर विस्तार से समझेंगे। थोड़े शब्दों में पहले समझ लेते हैं। गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत सारे कारक हैं। जो पहला कारक है वह है गृह कार्यों की समुचित योजना। यदि आपके घर के कार्यों का योजना नहीं है, लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमने कोई योजना नहीं बनाया है, तो वह लक्ष्य हम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं बिना योजना बनाए। तो ये प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है। यदि योजना बनाया गया है तो कार्य व्यवस्था अच्छे ढंग से सुचारू रूप से सफल होगा। यदि नहीं बनाया गया है तो इसका विपरीत प्रभाव उस पर पड़ता है, तो उसमें त्रुटियां रह जाती हैं। हमारे घर के जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करना है, जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है उसे हम आसानी से हासिल नहीं कर पाते। तो पहला जो कारक है वह कारक है गृह कार्यों की समुचित योजना। गृह कार्यों की समुचित योजना। बच्चों हमें जिस लक्ष्य को पूरा करना है, जिस लक्ष्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में योजना पहले से ही बना होना चाहिए। योजना के तहत कार्य करना चाहिए। जैसे हमें एक मकान बनवाना है, घर बनवाना है, तो हम पहले से योजना बना लें कि हमें कैसी ज़मीन पे बनवाना है, इसके लिए कितना धन का प्रबंध करना होगा, इसके लिए जो भी कुछ खर्चे आएंगे, व्यवस्थाएं करनी होंगी तो कहाँ से होंगी, कैसे कौन इसमें जुड़ा रहेगा, इन सभी चीज़ों पे पहले हमको
योजना बना लेना चाहिए, तब कार्य को स्टार्ट करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो बीच में ही हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये पहला जो कारक है वह है समुचित योजना, यानी पूरी योजना के तहत ही कार्य को शुरू करना चाहिए। आगे देख लेते हैं पारिवारिक आय। जो अगला कारक है जो हमें प्रभावित करता है, हमारे कार्यों को प्रभावित करता है, वो है पारिवारिक आय। पारिवारिक आय बच्चों, यहाँ पे आपको पहले समझना है परिवार तो आप लोग समझ ही रहे हैं। परिवार एक साथ जो एक छत के नीचे निवास करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक परिवार में भोजन करते हैं, वो हमारा परिवार होता है। आय मतलब आमदनी होती है, इनकम होता है। तो कोई भी लक्ष्य पूरा करने के लिए यदि हम योजना बना रहे हैं तो उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें पारिवारिक आय भी होता है। यदि हमारे परिवार की इनकम अच्छी है तो हमारा जो घर की कार्य व्यवस्था है सुचारू रूप से चलेगा। यदि कम है तो हमें बीच में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतें उठानी पड़ती है। इसलिए जो कारक है, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसमें जो मुख्य कारक है वो पारिवारिक आय भी है। बिना धन के आज के जीवन में कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। कार्य को संपन्न करने के लिए आपकी अर्थव्यवस्था, आपके पास धन की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है, होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ग्रीक कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में जो मुख्य कारक है वो पारिवारिक आय है। यदि हम आय अच्छी है तो कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी, नहीं है तो इसका विपरीत रूप होगा। हमारी कार्य व्यवस्था सफल होने में दिक्कतें होंगी, मुश्किल होगी या सफल भी नहीं होगा। तो आगे देखते हैं और कौन सा कारक होता है। प्रभावित करने वाले कारकों में अगला कारक है परिवार के सदस्यों की संख्या। परिवार के सदस्यों की संख्या बच्चों, यदि किसी भी परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो किसी भी कार्य को आसानी से संपन्न कर ले जाता है। यदि उनके भाव विचार मिल रहे हैं तो, यदि उनके परिवार में तालमेल है, आपसी सहमति है, आपस में एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, तो उस घर में जो कार्य होता है वो विभाजित करके सारे सदस्य पूरा कर देते हैं। जिस परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है वहाँ पे कार्य करने में असुविधा होती है, दिक्कत होती है और वह कार्य समय पे संपन्न नहीं हो पाता। यदि होता भी है तो इसमें अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, जिससे और भी लोगों को उसमें जोड़ा जा सके, कार्य को संपन्न किया जा सके। तो जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन कारकों में परिवार के सदस्यों की जो संख्या होती है मुख्य रूप से सामने दिख रही है कि सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो कार्य आसानी से होता है और नहीं है तो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगला कारक देख लेते हैं। अगला कारक जो है वो है सदस्यों का व्यवहार एवं अभिरुचि। सदस्यों का व्यवहार एवं अभिरुचि।
टॉपिक में परिवार के सदस्यों की संख्या में भी थोड़ा सा हमने बताया कि अगर तालमेल सही है तो घर के कार्य आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पे एक कारण के रूप में उभर के सामने आया है सदस्यों के व्यवहार एवं अभिरुचि। यदि परिवार के जितने भी सदस्य हैं आपस में व्यवहार कुशल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सहयोगी हैं, तो उस घर की कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न होगी और उनकी रुचि कार्य करने में उनका मन लग रहा है, रुचि है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस परिवार का जो कार्य व्यवस्था है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से सफल होता है। तो प्रभावित कार्य करने वाले कारकों में जो मुख्य कारक है वो सदस्यों का व्यवहार एवं अभिरुचि भी है। ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा है, उनको कार्य करने में रुचि है कि नहीं है। यदि है तो कार्य अच्छे ढंग से होगा, अच्छे ढंग से संपन्न होगा, नहीं है तो उस कार्य में दिक्कतें आएंगी। आगे देख लेते हैं बच्चों। प्रभावित करने वाले कारकों में अगला कारक क्या होता है, परिवार कल्याण। बच्चों यहाँ पे एक जो कारक है वो है परिवार कल्याण है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, परिवार का जो मुखिया होता है वही संपूर्ण कर्ता धर्ता होता है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का कल्याण चाह रहा है, तब तो कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से होगी। यदि उसके मन में कहीं खोट है, कहीं सिर्फ अपना ही भला चाहता है या अपने से जुड़े लोगों का भला चाह रहा है, परिवार के अन्य सदस्यों का नहीं चाह रहा है, तो वहाँ पे भी कार्य व्यवस्था जो है परिपूर्ण रूप से सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से संपन्न नहीं होगी। तो परिवार कल्याण की जो भावना है वो परिवार के प्रत्येक सदस्यों के बीच यदि है तो कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से संपन्न होगा, नहीं है तो उसमें त्रुटियां आनी शुरू हो जाएंगी, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी और कार्य सफल तरीके से संपन्न नहीं होगा। बच्चों ये आपका है कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। इन कारकों की वजह से, इन कारणों की वजह से परिवार की जो कार्य व्यवस्था है और उसके ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़े, अनुकूल प्रभाव डालने वाले यानी कि अच्छा प्रभाव डालने वाले कारक को पढ़े हैं। अब हम इसका विपरीत रूप पढ़ लेते हैं, दूसरा रूप पढ़ लेते हैं कि गृह व्यवस्था में गृह कार्य व्यवस्था में कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, यानी विपरीत प्रभाव डालते हैं। गृह कार्य व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल मतलब विपरीत प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक, डालने वाले कारक। बच्चों जब प्रभावित करने वाले कारक हम बता रहे थे उसी में उसका जो निगेटिव पहलू होता है, विपरीत पहलू होता है, वो क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उसको भी हम समझ लिए हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि जो गृह कार्य व्यवस्था है, जो प्रबंध है, उसमें जो प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं वो कारक कौन कौन से हैं, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे गृह कार्य व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जो पहला कारक है आवश्यक ज्ञान एवं सूझबूझ
कमी। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम क्लियर कर लें, आपको बता दें कि किसी कार्य को संपन्न करने के लिए आपके अंदर, आप परिवार के अंदर उस कार्य के प्रति ज्ञान सूझबूझ का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता है, जो कार्य हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल में रख लेते हैं कि हमको घर बनवाना है, यदि हम उसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब हमारा जो परिवार संबंधी, घर संबंधी कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा, व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे गृह कार्य व्यवस्था में प्रतिकूल मतलब यानी विपरीत प्रभाव डालने वाले कारकों में जो पहला कारक है वो है आवश्यक ज्ञान और सूझबूझ की कमी। जिस ज्ञान की हमें आवश्यकता है वह ज्ञान यदि नहीं है परिवार के सदस्यों के बीच, जो कार्य की शुरुआत कर रहा है उसके बीच ऐसा ज्ञान नहीं है, तो कार्य में क्या होगा, विपरीत प्रभाव उत्पन्न होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गया पहला कारक। अगला देख लेते हैं। अगला जो है उसको हम देख लेते हैं कार्य व्यवस्था। कार्य व्यवस्था के लिए उपयोगी साधनों का अभाव, साधनों का अभाव। बच्चों यहाँ पे जो दूसरा कारक है वो है कार्य व्यवस्था के लिए उपयोगी साधनों का अभाव या कमी। आप कह सकते हो कि जो भी कार्य हमको करना है, संपन्न करना है, और उस कार्य में जो उपयोगी साधन है, उस कार्य करने के जो साधन है वही नहीं होते, तो भी कार्य व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका हो गया कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले दूसरा कारक। अगला देख लेते हैं। अगला कारक जो होता है, अगला कारक होता है सदस्यों, परिवार के सदस्यों ही यहाँ पे जान लेते हैं। जो परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका असहयोग, सदस्यों का असहयोग। सदस्यों का असहयोग। बच्चों सबसे पहले जब हम प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे परिवार के सदस्यों का सहयोग होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसका विपरीत पहलू जो है प्रतिकूल प्रभाव हम जो पढ़ रहे हैं उसमें है सदस्यों का असहयोग। यदि परिवार के सदस्य परिवार के मुखिया का या जो भी कार्य करवा रहा है, कर रहा है, उसका सहयोग नहीं करते, तब भी क्या होता है, घर की कार्य व्यवस्था में दिक्कतें शुरू होती हैं, मुश्किल उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, विपरीत प्रभाव डालने वाले कारक है। उसमें बहुत सारे कारक हो सकते हैं, कला हो गया, आपसी तालमेल नहीं हुआ, ये सब क्या है, विपरीत प्रभाव डालने वाले कारक हैं। कोई कार्य करा रहा है, कोई उसको कराना नहीं चाह रहा है, आपस में कला हो रहा है, तो ये सब विपरीत प्रभाव डालने वाले कारक हैं। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में इसी से जुड़ा हुआ और भी मैटर पढ़ाएंगे और भी टॉपिक आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।